आज हम चैप्टर शुरू करने लगे हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो फार्मूलाज हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हम सीखेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपसे गुजारिश है कि इस लेक्चर को आराम से पूरा का पूरा सुने ताकि जो हम चैप्टर शुरू करने लगे हैं इस चैप्टर की बेस बन जाए और हमें आगे वाला चैप्टर पूरा का पूरा समझ आ जाए। तो आज का चैप्टर, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में ले चलता हूं। 19वीं सदी तक, 1828 तक साइंटिस्ट यही समझते रहे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ जानवरों से और पौधों से हासिल कर सकते हैं, यानी सिर्फ लिविंग थिंग्स से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं। हम इन्हें लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। यानी क्या कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी प्रिपेयर्ड, कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इट कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। इनको हम सिर्फ और सिर्फ पौधों और जानवरों से हासिल कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता था? इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी का क्या मतलब कि साइंटिस्ट का एक बिलीफ था कि क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत होती है और वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पौधों में पाई जाती है या कि जानवरों में पाई जाती है। ये फोर्स लेबोरेटरी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया गया था? वाइटल फोर्स थ्योरी। यानी यहां तक हमने कंक्लूड किया कि 19वीं सदी में 1828 तक ये बिलीव करते रहे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ पौधों और जानवरों से हासिल किया जा सकता है। 1828 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वोलर। उसने क्या किया कि अमोनियम साइनेट से लेबोरेटरी में अमोनिया तैयार किया। अब अमोनिया जब तैयार हो गया तो ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनिया क्या है जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड वोलर ने अमोनिया की सूरत में अमोनियम साइनेट से बनाया। अब जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया तो तब साइंटिस्ट की आंखें खुली और उन्होंने सोचा कि जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुका है तो हम मजीद भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में बना सकते हैं। फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और अब तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो हम लेबोरेटरी में तैयार कर चुके हैं। जी हाँ, 10 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लेबोरेटरी में तैयार कर चुके हैं। ये बिलीव किया जाता था 1828 तक कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में तैयार ही नहीं किए जा सकते। अब ये थोड़ा सा था, मैंने आपको तारीख में ले गया, बैकग्राउंड बताया। अब आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। देखिए, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या होगा? जरूरी होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स,
ये क्या है जी, हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स नाम से ही जाहिर है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन से मुराद क्या है जी, हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा क्या है, कार्बन्स। इनमें हाइड्रोजन और कार्बन जरूरी पाए जाएंगे। देखिए यहां पे डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या है, असल में हाइड्रोकार्बन्स हैं। यहां हाइड्रोकार्बन्स का मैंने आगे ब्रैकेट में ब्लू कलर में लिखा हुआ है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन भी पाया जाता है और हाइड्रोजन भी पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, और हाइड्रोकार्बन्स, असल में हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन भी पाया जाता हो और हाइड्रोजन भी पाया जाता हो। एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये बात इंपॉर्टेंट है, और उनके डेरिवेटिव्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल होते हैं। अब आप सोचेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है, या फिर मैंने आगे ब्रैकेट में ब्लू कलर में लिखा हुआ है, डेरिवेटिव्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव किए जाते हैं, जो उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जाते हैं। किस तरह, केमिकल रिएक्शन करके, बाय अ केमिकल रिएक्शन। अब क्या है, दोबारा रिपीट करता हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, बताएं जी, बताएं। हाँ जी बिल्कुल, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। एंड देयर डेरिवेटिव्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनके डेरिवेटिव्स मतलब जो उन्हीं से निकाले गए हों, उन्हीं से अखज किए गए हों, उन्हीं से बनाए गए हों केमिकल रिएक्शन करके। आगे लिखा हुआ है, इन विच कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम, जिसमें कार्बन एटम क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा। कार्बन एटम क्या होगा जी, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा। इज इसेंशियल कंपोनेंट, ये क्या है, कार्बन एटम एक इसेंशियल कंपोनेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इसेंशियल कंपोनेंट क्या है, कार्बन। आखिरी दफा रिपीट कर रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन से एंड देयर डेरिवेटिव्स हैं, जिनके अंदर कार्बन एटम जरूर मौजूद होगा, इसेंशियल कंपोनेंट होगा, और कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ होगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड का आपको पता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, हाँ जी, कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है बिटवीन दी टू एटम्स। दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। फिर कोवेलेंट बॉन्ड की अकसाम है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। यहां पे हाइड्रोकार्बन्स में, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन इसेंशियल कंपोनेंट होगा, और क्या बना रहा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा। वो कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। अब यहां पे मैंने एग्जांपल लिखी है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है CH4, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। अब आप पूछेंगे सर मीथेन क्या होता है, ये इसका नाम है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा चैप्टर को आगे जाने दें। अगर मैं इन्हीं चीजों के अंदर आपको उलझा दूं अभी से ही, तो हम इस चीज को समझ नहीं पाएंगे कि मीथेन क्या होता है। आने वाले लेक्चर में ये अल्केन फैमिली से है। अब आप पूछेंगे सर अल्केन क्या होता है, फिर मैं कहूंगा कि अल्केन वो होता है जिसमें क्या है, CnH2n+2। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। आप कहेंगे सर ये क्या होता है, हम इसको रहने देते हैं, हम यहाँ पे इतना समझ लेते हैं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका नाम है मीथेन। ये अल्केन फैमिली से है, CH4 मीथेन। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये क्या है, कार्बन C या H4, 4 H जुड़े हुए हैं, ये क्या आ गया, CH4। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इथेन। इथेन ये भी अल्केन फैमिली से है,
इसको हम देख सकते हैं C2, ये क्या है C2, ये C2 और H6, ये देखिए ये H6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 H6 हो गया, C2 H6, ये दोनों क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समअप करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे, ये हाइड्रोकार्बन्स होंगे एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनके डेरिवेटिव्स होंगे इन विच कार्बन एटम इज एन एसेंशियल कंपोनेंट, कार्बन एटम जरूर मौजूद होगा एंड इज कोवेलेंटली बॉन्डेड, और क्या होगा कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं जी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड्स हैं which do not contain both कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनमें दोनों कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन क्या है जी, हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनका मौजूद होना जरूरी है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का होना जरूरी नहीं है। अब यहां पे देखें, मैंने लिखा हुआ है H2O, ये क्या है, पानी का फार्मूला है, H2O पानी का फार्मूला है। अब इसमें देखें हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन है नहीं, कार्बन मौजूद नहीं है, तो ये क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देखिए यहां पे क्या है HCl, यहां पे हाइड्रोजन तो मौजूद है और क्लोरीन है साथ में, और साथ में आपके पास कार्बन मौजूद नहीं है, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या मौजूद होता है जी, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का मौजूद होना जरूरी नहीं है। अब आपको यहां तक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की समझ आ गई होगी। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, यहां पे मैंने बात की थी एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स के बारे में दोबारा देखें, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया मीथेन, क्या ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां पे मीथेन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इसके साथ कोई ना कोई रिएक्शन करके हम जो और नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव, उसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। फॉर एग्जांपल मीथेन CH3, यहां H3, इधर हम OH लगा देते हैं, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। आप पूछेंगे सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फिर मैं उसमें चला जाऊंगा, तो इन चीजों को अभी रहने दें, आने वाले टॉपिक्स में मैं इनको डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी आपको डेफिनेशन समझाने के लिए वर्ड आया था डेरिवेटिव का, तो वो मुझे समझाने के लिए मैं चला गया डेरिवेटिव समझाने के लिए। क्या होता है कि अगर हम मीथेन को किसी चीज से केमिकल रिएक्शन करवाएं और एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। ये देखिए मीथेन था CH4, इससे हमने इसका डेरिवेटिव क्या, इसको बोलते हैं मेथानोल, क्या बोलते हैं मेथानोल। ये एक अलग एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तो यहां तक आपको होप्स हो कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्क समझ आ गया हो। यहां तक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में समझ आ गई होगी। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। जब आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की समझ आ गई है तो हम फिर वापस आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। शुरू में मैंने क्या कहा था, Organic chemistry is the branch of chemistry in which organic compounds are studied, जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं आप बखूबी जानते हैं। अब हम आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज की तरफ जाएं, उससे पहले यहां तक जो कुछ पढ़ा है मैं आपको समझा देता हूं, उसकी रीडिंग करवा देता हूं। बुक ओपन करें अपनी, पेज नंबर 52 है। टुडे देयर आर अबाउट 10 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कहता है आज तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एवरी ईयर।
और हर साल हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में तैयार किए जा रहे हैं। देयरफॉर द ओल्ड डेफिनेशन हैज बीन रिजेक्टेड, इसलिए पुरानी डेफिनेशन क्या कर दी गई जी, रिजेक्ट कर दी गई। पुरानी डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड, कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। कौन कौन से लिविंग थिंग्स, पौधों और जानवरों से, यही कहा था ना। तो इसी वजह से वो वाली डेफिनेशन क्यों खत्म हो गई, क्योंकि 1828 में वोलर ने अमोनिया तैयार कर लिया था। अब वो बता रहे हैं हमारे पास 10 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और हर साल हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम मजीद तैयार कर रहे हैं। आगे देखें, अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिवील्ड, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को तफसील से पढ़ा गया, समझा गया, देखा गया, that all of them contain covalently bonded carbon and hydrogen, उन सब में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद था और क्या बना रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था। एज देयर इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका जरूरी हिस्सा था। हेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब ये उसकी डेफिनेशन है, यहां से अंडरलाइन करें। हेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स, जो मैं लिख चुका हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या है जी, हाइड्रोकार्बन्स हैं। ब्रैकेट में उसने लिखा है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनके डेरिवेटिव्स इन विच, जिसमें कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम इज एन एसेंशियल कंपोनेंट, जिसमें कार्बन एटम जरूर मौजूद होगा और वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। अब नीचे देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, किसको स्टडी करती है, हाइड्रोकार्बन्स को, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनके डेरिवेटिव्स को, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये अगला पैराग्राफ है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक डिस्कस की गई है। हमने कहा है कि कार्बन एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसेंशियल कंपोनेंट होगा। अगर हम मिसाल लें कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या मिसाल ले लें कार्बन मोनोऑक्साइड की CO की, ये देखें इनमें कार्बन मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, ये फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से मुख्तलिफ है। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, आपने कहना है ये क्या है, इनऑर्गेनिक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलती। ऑब्जेक्टिव में वो पूछ ले कि ये क्या है, इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है, तो आपको पता होना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 4 तरह के फार्मूलाज हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 4 तरह के फार्मूलाज से जाहिर किया जा सकता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूलाज, 4 तरह के फार्मूलाज हैं ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। पहला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ये उस फार्मूले के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। इट शोज, ये दिखाता है, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, हकीकी नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में। मतलब क्या, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका एक मॉलिक्यूल है C2H6, इसका नाम है इथेन। अब इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूलर फार्मूला शो कर रहा है। कार्बन के कितने एटम्स हैं, 2, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 6। ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जाहिर कर रहा है। किसके, कार्बन के कितने हैं, 2, हाइड्रोजन के कितने हैं, 6। इसमें देखें कार्बन के कितने हैं, 3, हाइड्रोजन के कितने हैं, 8। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के कितने हैं, 3, एक्चुअल हकीकी नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 8। इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कार्बन के, 4,
और हाइड्रोजन के कितने हैं 10। ये क्या शो करता है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में। दूसरा है जी हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला, इट रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल, ये हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में। साख्त क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। ये देखें एटम्स है ना, दो एटम्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। हमें ये तो नहीं दिखा रहा कि कार्बन कैसे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन कैसे जुड़ा हुआ है। ये हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला में बताएगा कि उनकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट कैसी है, वो किस तरह जुड़े हुए हैं। देखिए ये हमारे पास C4H10 है, मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया है, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। अब ये जुड़ा हुआ कैसे है? C4, 1 2 3 4, C4, C कितने हो गए 4, H10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो H10 हो गया, C4 हो गया और H10 हो गया। अब इसको हम यूं भी जोड़ सकते हैं, देखें 1 2 3 4, C4 हो गया और एक। अब हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन कितने हैं जी हमारे पास? हाइड्रोजन है हमारे पास 10 होंगे, देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये C4H10 हो गया। यानी इससे क्या जाहिर हुआ कि स्ट्रक्चरल फार्मूला एक से ज्यादा हो सकता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला एक से ज्यादा हो सकता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही था लेकिन उसके स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो सकते हैं। हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मुख्तलिफ तरीकों से एटम्स को जोड़ सकते हैं, फिर नाम भी मुख्तलिफ हो जाएगा, इसका एन ब्यूटेन हो जाएगा और इसका आइसोब्यूटेन हो जाएगा। अब एन और आइसो में नहीं जाते, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहां तक आपको यही समझ आना चाहिए कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे हमारे पास ब्यूटेन था, ये एन ब्यूटेन था, ये सीधा है और इसमें एक ब्रांच लग गई है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। ये दो तरह के तरीके हम लोगों ने पढ़े हैं फार्मूलाज, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है, दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने जो क्या बताता है हमारे पास? हमें बताता है जी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स की अरेंजमेंट क्या है। अगला फार्मूला है जी डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। देखिए डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या है? द फार्मूला which shows the sharing of electrons, which shows the sharing of electrons between the different atoms। ये मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को जाहिर कर रहा होता है। ये मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को जाहिर कर रहा होता है। इसको जरा गौर से समझना है आपने। हमने लिया था CH4 मीथेन लिया था, क्या लिया था जी? CH4। कार्बन की वैलेंसी कितना है? 4। कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। ये कार्बन यानी कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। कार्बन की जो कंबाइनिंग पावर है विद द अदर एलिमेंट्स वो कितना है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितना है? 4। अब ये देखें, ये कार्बन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 है, वैलेंसी क्या है? 4 है। ये हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से जाहिर कर दिया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से जाहिर कर दिया। अब कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन शेयर करना है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना है? 1। हाइड्रोजन की कंबाइनिंग पावर कितना है? 1। अब हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसको हमने क्रॉस से जाहिर कर लिया। नाम क्या है? डॉट एंड क्रॉस। कार्बन को डॉट से जाहिर कर लिया इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। अब इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए तो बॉन्ड बन गया। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए तो ये बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो रहा है तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो रहा है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये क्या बन गया? डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब हम जरा C3H8 को देखते हैं, प्रोपेन को। इसको मीथेन बोलते हैं, इसको प्रोपेन बोलते हैं। अब प्रोपेन का देखते हैं,
C3H8, पहले तो देखें C3, 1 2 3, C3H8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स डॉट लगा दिया 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1, अब हाइड्रोजन का क्या लगा दिया क्रॉस लगा दिया यहाँ पे, ये देखिए हाइड्रोजन का क्रॉस लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है, क्रॉस किसको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को। अब ये इसके साथ शेयर हो रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये आपस में शेयर हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं आपस में, तो 4 बॉन्ड बन गए 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन के देखें 1 2 3 और ये वाला 4, इस कार्बन के देखें 1 2 3 और ये वाला 4, तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब आखिरी है जी हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला में क्या होता है, दैट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ एटम्स, ये उन ग्रुप ऑफ एटम्स को शो कर रहा होता है जॉइंट टू ईच कार्बन एटम, जो हर कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है इन अ स्ट्रेट चेन, एक स्ट्रेट चेन में। यहां देखें हमने मिसाल ली थी C4H10, पीछे हमने मिसाल ली है ना, C4H10 से मुराद कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 10, ये तो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ये पीछे हमने पढ़ा है क्या हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये मैंने खोल के रख दिया C4H10, C4H10। अब इसको देखें, ये कंडेंस्ड फार्मूला है, इधर देखें CH3 क्या है जी, इधर CH3 समझे, ये क्या है CH3, तो ये हमने लिख दिया CH3, इकट्ठे लिख दिया। आगे देखें बॉन्ड, ये क्या है जी CH2 है, आगे हमने लिख दिया CH2। ये क्या है जी आगे CH2, 2 H जुड़े हुए हैं, आगे हमने लिख दिया CH2। ये क्या है जी आगे CH3, तो हमने लिख दिया CH3। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला था, इसको मैंने समझाने के लिए यहां पे लिखा है। ये क्या है CH3, तो हमने क्या लिख दिया CH3, आगे बॉन्ड, ये क्या है CH2, लिख दिया CH2, ये क्या है CH2, आगे CH2, ये क्या है CH3, ये CH3। अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है CH3, आगे देखिए ये क्या है CH2, आगे देखिए ये क्या है CH2, इस CH3 को उठा के हमने इसके साथ CH2 के साथ जोड़ दिया है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। बात समझ आ गई है, तो क्या है जी हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला क्या शो कर रहा होता है, दैट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ एटम्स, ये ग्रुप ऑफ एटम्स को शो कर रहा होता है दैट आर जॉइंट टू ईच कार्बन एटम, जो हर कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब हमने यहां तक कितनी चीजें पढ़ी थी, 4 फार्मूलाज पढ़े। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या शो कर रहा होता है, दैट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, जो हकीकी एटम्स शो कर रहा होता है। आगे हमने पढ़ा था कौन सा फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल हमने देखे थे, एक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं एक ही मॉलिक्यूल के। फिर हमने क्या पढ़ा, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। फिर हमने पढ़ा जी हमारे यहाँ एट द एंड कंडेंस्ड फार्मूला। ये 4 फार्मूलाज हैं जिनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जाहिर कर सकते हैं। होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।